हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल आई टेक्निक्स में। तो आगे मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके, यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, मुझे एक बात पे हंसी आ गई थी। याद है वो बात आपको? नहीं याद? कोई बात नहीं, बता दूँ मैं फिर से आपको। तो वो बात ये थी कि मैंने अपने भाई को बताया था, भाई मुझे अपने लैपटॉप पर जो रैम है ना उसको स्पेंड करना है। स्पेंड करना मतलब उसमें लगी हुई 4 GB की, मुझे लगाना है उसमें 8 GB की। ओके, तो मेरे भाई ने मुझसे कहा था, भैया अगर आप रैम एक्सपेंड करेंगे तो जो डेटा रखा हुआ है उस पुराने रैम में, तो उसको आप कहाँ स्टोर करेंगे। इसी बात पे मुझे हंसी आ गई थी। अगर आपको नहीं मालूम तो इस वीडियो को देखने के बाद एब्सोल्युटली आपको भी हंसी आ ही जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें एक रैम भी आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक प्रैक्टिकल भी, जिसको करके आप जान सकते हैं कि सही में प्राइमरी मेमोरी होती है और ऐसे काम करती है। ओके, तो यह वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। ओके, बड़े ही मज़े लेते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी को बांटा गया है 2 टाइप्स में। पहला हमारा होता है RAM, रैम जिसे कहते हैं हम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड सेकंड हमारा होता है ROM, जिसे हम रोम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं रैम क्या होता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द CPU रिक्वायर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन रैम। मतलब वो प्रोग्राम, वो डेटा जो कि करंटली CPU को चाहिए जब वो प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सब प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे रैम में स्टोर होते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा आपके लिए समझने में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सी भाषा में। जैसे आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप लिया, उसको ओपन किया, ठीक है, उसमें आपने कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर खोल लिया, समझ लीजिए आपने नोटपैड ही खोल लिया। तो जो ओपन हो रहा है नोटपैड ना, उसको भी तो ओपन होने के लिए कोई स्टोरेज चाहिए जहाँ पे वो ओपन हो सके। CPU में आपका कुछ ओपन नहीं होता है। CPU सिर्फ आपने जो ओपन किया है उसको एग्जीक्यूट करता है या फिर उसको चला देता है मतलब। लेकिन जो ओपन हो रहा है वो जगह कहाँ है? वो जगह हमारा रैम देता है। तो जो भी प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स या फिर आप म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, यहाँ तक कि जो आप वीडियो चला रहे हैं, हमारा जहाँ देख रहे हैं, वो सब ओपन कहाँ हुआ है? वो सब ओपन हुआ है हमारे रैम में। तो इसको मैं आपको और भी समझता हूँ क्लियरली, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से। तो जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारी बुक्स रखी होती हैं, ठीक है, उसमें से जो आपको पढ़नी होती है, एक या 2 या 3 जितनी बुक पढ़नी होती हैं, उन सबको आप चॉइस कर लेते हैं और वहाँ पर टेबल्स लगी होती हैं, उस टेबल पर रख के आप वहाँ पढ़ते हैं। ठीक, तो जो बुक आपने लाई वो समझ लीजिए आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं हमारे कंप्यूटर में, और जो टेबल है उस पर आप रख के पढ़ रहे हैं ना, वो समझ लीजिए हमारी रैम हो गई। तो समझ रहे हैं आप? मतलब एक बार आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया तो जो भी चीज़ आप ओपन कर रहे हैं करंटली या फिर चला रहे हैं, वो सब कहाँ ओपन होता है? हमारे रैम में। यहाँ तक कि अगर आप गेम खेल रहे हैं, वो खेल भले ही आप रहे हैं, आप कहें आप खेल रहे हैं या फिर CPU आपका प्रोसेस कर रहा है, लेकिन आप रख के कहाँ खेल रहे हैं? वो हमारे रैम में खेल रहे हैं। ओके, तो मतलब जो भी चीज़ ओपन कर रहे हैं या फिर आप टास्क कर रहे हैं, वो सब हमारे रैम में ओपन होके चलता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि रैम का यूज़ हमारे कंप्यूटर्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसका क्या यूज़ होता है। अगर आपको तभी भी कोई दिक्कत है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अब इसके कुछ और फीचर्स जान लेते हैं। तो इस जो हमारी रैम होती है ना, वो हमारी होती है वोलेटाइल मेमोरी। 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया होता, पर मैं एक बार आपको क्लियरली बता देता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा इसे। तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है ना, उसमें अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो डेटा उसमें तभी तक स्टोर रहेगा जब तक उसमें करंट की सप्लाई कॉन्टिन्यूस हो रही है। जैसे ही उसमें की करंट की सप्लाई रुक जाती है, वैसे ही उसमें रखा हुआ डेटा लॉस हो जाता है, मतलब इरेज हो जाता है, उसमें डेटा रहता ही नहीं है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फिर से उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो उसमें डेटा फिर से आ गया। नहीं, एक बार डेटा इरेज हो गया तो इरेज हो गया, तो उसमें अगर डेटा फिर से रखेंगे तभी स्टोर होगा। समझ गए? और उसी की जगह जो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, उसमें अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो डेटा स्टोर कर दिया, मतलब जब तक आप उसे खुद जाकर डिलीट नहीं करेंगे उसमें से, तब तक वो डेटा उसमें रहेगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पास हो या ना हो। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारी रैम होती है ना, वो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। मतलब
अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तभी तक डेटा उसमें स्टोर रहेगा, या फिर उसमें जो भी ओपन किया है वो ओपन रहेगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रोक दी, वैसे ही जो डेटा उसमें रखा हुआ है, जो भी फाइल उसमें ओपन है, तुरंत वो इरेज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको कि मैं आपको एक बताऊंगा प्रैक्टिकल, जिसको करके आप जान सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी सही में ऐसे काम करती है। तो प्रैक्टिकल ये है, ध्यान सुनिएगा इसको। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, ठीक है, जाइए उसे ओपन करिए, उसमें कोई भी फाइल्स ओपन करिए, गैलरी हो गई या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में ओपन कर लीजिए। ओके, उसे विदाउट क्लोज किए हुए अपने लैपटॉप को या मोबाइल को टर्न ऑफ कर दीजिए या फिर उसको पावर ऑफ कर दीजिए। ओके, स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद उसको फिर से आप ऑन करिए। ठीक है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी फाइल्स या सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया था ना, वो अब ओपन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ओपन नहीं है। क्यों नहीं ओपन? क्योंकि उसमें की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉन्टिन्यूस नहीं थी, उसको रोक दी गई थी। आपने पावर ऑफ किया ना, तो उसमें जो करंट जाता है वो रुक गया, तो उसमें डेटा रखा हुआ था रैम में, वो हमारा इरेज हो गया। चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे रैम को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो हमारे रैम्स को बांटा गया है 2 टाइप्स में। पहला हमारा होता है एस रैम, स्टैटिक रैम, और दूसरा हमारा होता है डी रैम, डायनेमिक रैम। तो एस रैम और डी रैम को हम आपको समझाएंगे, दोनों को डिफरेंस लेके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस तरह नहीं तो एक एक बताएंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी। ओके, तो चलिए ध्यान समझिएगा इसे। तो जो हमारा एस रैम होता है ना, वो डेटा को स्टोर करता है सर्किट्स केबल के फॉर्म में। मतलब जो डेटा उसमें रखा आता है वो डेटा सर्किट्स के फॉर्म में रखा आता है। और सर्किट फॉर्म में रखा आता है मतलब उसमें अगर पावर सप्लाई कॉन्टिन्यूस पास होगी तभी तक डेटा उसमें स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई हल्की भी रुकती है, उसमें का जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। और उसी की जगह जो हमारा डी रैम होता है, उसमें जो डेटा रखा आता है वो हमारा रखा आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के रूप में, जो हमारे कैपेसिटर पे अप्लाई किए जाते हैं, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, और इसमें कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती, मतलब इसमें एक टाइम डिसाइड कर दिया गया, उस टाइम पे इसको थोड़ा 1-2 सेकंड में उसको करंट दिया जाता है, मतलब 1-2 सेकंड रुक के इसको करंट सप्लाई की जाती है। ओके, तो हमारा जो एस रैम होता है वो आप देख रहे हो कि इसको कॉन्टिन्यूस पास हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा पावर सप्लाई ले रहा है। और उसी के लिए जो हमारा डी रैम है उसको पावर सप्लाई की कम जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू एस रैम। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड ये है कि जो हमारा एस रैम होता है ना, उसको लोअर एक्सेस टाइम लगता है, मतलब उसको कम से कम समय में वो डेटा को फाइंड करके ला के दे देता है एज कम्पेयर टू डी रैम। और उसी की जगह अगर डी रैम लिया जाए तो उसको हायर एक्सेस टाइम लगता है, मतलब वो जो डेटा जाएगा फाइंड करके लाएगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू एस रैम। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एस रैम होती है वो फास्ट होती है हमारी डी रैम से। चलिए अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं। तो जो हमारी एस रैम आती है ना, वो महंगी आती है हमारे डी रैम की अपेक्षा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एस रैम में हमारे डेटा स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई की लगातार जरूरत पड़ती है, और इस सर्किट की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो इसमें डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है ना, वो हमारे डी रैम की अपेक्षा कम होती है। और उसी की जगह जो हमारा डी रैम होता है उसमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एस रैम। तो एस रैम जो है वो छोटी होने के कारण बड़ी फास्ट होती है, इसीलिए इसको कैच मेमोरी बनाने में यूज़ किया जाता है। बताएं क्या होती है कैच मेमोरी, आपको आगे जान जाएंगे आप। तो जो कैच मेमोरी होती है ना, वो बड़ी फास्ट होती है, फास्ट मेमोरी कहा था उसको बहुत ज़्यादा, तो उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। और जो हमारी जो डी रैम होती है इसका यूज़ होता है हमारी मेन मेमोरी को बनाने में, मतलब जो हमारी रैम होती है वो हमारी ज़्यादातर डी रैम होती है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ रैम, डी रैम और एस रैम के बारे में समझ गए होंगे आप। और डी रैम को भी काफ़ी टाइप्स में बांटा गया है, DDR4 और DDR3 सब भी आती रहती हैं। तो ये सब उसके वर्जन हैं, वो बढ़ती रहती हैं, लेकिन मेन जो हमारी होती है ना वो एस रैम और डी रैम होती हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका जो सेकंड टाइप है हमारी प्राइमरी मेमोरी का, जो कि है रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही जान के होंगे, इसलिए इसको शेयर करिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।